सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट टॉपिक, और ये पॉलिटी का क्या है, सेकंड चैप्टर है। तो जैसा कि आप लोग पहले वाले वीडियोस में जो है आपने डिमांड की कि आपका क्या करना है, सेकंड पार्ट जो है जल्दी लेकर आना है, तो इसीलिए मैं ये जो सेकंड पार्ट है मैं आपके लिए जल्दी जल्दी जो है लेकर आ रहा हूँ। और एक और चीज, अभी आपकी हॉलीडेज चल रहे होंगे तो जितने भी वीडियोस बचे हुए हैं देखने के लिए आप उसको कंप्लीट कर लो, ताकि जब आपकी स्कूल वापस से स्टार्ट हो, एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो, तब तक आपका प्रिपरेशन अच्छे से अवेलेबल रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस हॉलीडेज में मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस जो है आपके लिए बना सकूं, ताकि आप उसके पढ़कर आप क्या कर सको, अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में गेन कर सको। तो देखो, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देख लिया था कि किस तरीके से हमारे इंडिया में जो है तीन तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, काम जो है करते हैं। अब उसी में देखो, लेजिस्लेचर में अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडिया हैज टू लेजिस्लेटिव हाउसेस। हमारे इंडिया में क्या है, दो लेजिस्लेटिव हाउस है। इसमें से एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। The Lok Sabha member are directly elected to the House by the people of India, whereas the Rajya Sabha member are elected by the member of the state legislature. जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जो एडल्ट लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो डायरेक्टली अपनी वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। जबकि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, दीज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो राज्यों में विधानसभा होती है ना, तो विधानसभा के जो लोग होते हैं जिसको हमने चुना है, उन लोग फिर जाकर क्या करते हैं, हम राज्यसभा के मेंबर्स को जो है चुनते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो कैसा है, टू हाउसेस है, या जिसको हम लोग बोलते हैं बाई कैमरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाई कैमरल बोलते हैं। जैसे यूएसए, यूएसए में भी क्या है, वहां पर भी दो सभाएं, एक को बोलते हैं सीनेट और एक को बोलते हैं अपर हाउस। तो वहां पर भी क्या है, दो दो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभाएं करके आप समझ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर टू हाउसेस नीडेड। अब देखो, दो हाउसेस की जरूरत क्यों पड़ी, एक ही हाउस में तो सारा काम भी हो सकता था, सिर्फ लोकसभा में ही काम हो सकता था, तो राज्यसभा की जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो देखो, इफ देयर वाज ओनली अ लोकसभा, हाउ वुड थिंग चेंजेस। अगर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होता तो कैसे होता। We read earlier that India is a union in which power is divided between the center and state. हमने पढ़ा है ऊपर वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि हमारा इंडिया जो एक यूनियन है, और जिसमें क्या है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, सो इट हैज टू वर्क विद द स्टेट लेजिस्लेचर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। और हमारे इंडिया में जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, हमारे लोकसभा के पास है, या हम लोग बोले पार्लियामेंट के पास है, जो कि क्या करती है, पूरे इंडिया के लिए जो है लॉ बनाती है। तो इस लॉ को पूरे इंडिया में अगर लागू करना है, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने क्या किया कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं सबका हमको क्या करना है, एक कार्ड जो है हमको उनका बनाना है। ऐसा जो है पार्लियामेंट में पास हुआ, और उस कार्ड में उनका ब्लड ग्रुप, उनके रिलेशन, उनके मोबाइल नंबर, हर चीज रहेंगे करके, ऐसा हमको एक कार्ड बनाना है। सेंट्रल ने ऐसा बना दिया, लेकिन क्या ये कार्ड विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के जो है सपोर्ट के पॉसिबल है? आंसर है नहीं है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, दिस इंटरएक्टिव कोऑपरेशन इज इंश्योर्ड बाय द राज्यसभा। इसी को कौन इंश्योर करता है, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसको सेलेक्ट कौन करता है, जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं विधायक। तो जितने विधायक लोग होते हैं ना, वो लोग सेलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बराबर है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन तो सीधा वोटिंग के थ्रू होता है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि विधानसभा क्या करती है, चाहती है कि विधानसभा चाहती है कि ऐसे रूल्स आए करके, तो उसको बताने का काम कौन करता है, राज्यसभा के मेंबर जो है करते हैं। तो अगर सिर्फ एक ही सभा होता तो क्या होता, राज्य का जो 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 प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। अब हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो हर स्टेट की अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के थ्रू सिर्फ लोकसभा बनाते तो उससे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। अब एक फील्ड नहीं होता, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जॉब का फील्ड होता है, इन्वायरमेंट का फील्ड होता है, कंस्ट्रक्शन का फील्ड होता है, पॉलिसी मेकिंग की होती है, हर चीज होती है। तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है, स्टेट की बात सुननी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, राज्यसभा में उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिसको वहां के विधानसभा ने भेजा है।
देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ हैविंग टू हाउसेस इन पार्लियामेंट। अब दो हाउस होने के बहुत सारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं। कैसे? फॉर वन, द पार्लियामेंट नीड एक्सपर्ट, स्पेशली सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल हु आर अकम्प्लिस्ड इन देयर फील्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में जो 12 लोग होते हैं, वो 12 लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या करता है प्रेसिडेंट जो है, अलग अलग फील्ड से जो है एक्सपर्ट जो रहते हैं उनसे नॉमिनेट करता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स के फील्ड का हो, कोई साइंस के फील्ड का हो, कोई लीगल हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई राइटर हो, कोई आर्टिस्ट हो, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट जो है क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है कि लॉ मेकिंग हमारे लिए इजी हो जाती है। जैसे हमको क्या है, हम प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक एक जो इसरो के साइंटिस्ट थे या जो एक अच्छे खासे जो साइंटिस्ट थे उसको क्या किया, उन्होंने सेलेक्ट किया। अब देखो साइंस के फील्ड में अगर कोई भी नया रूल बनाना है कि हमको इतने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, हम इतना खर्चा करेंगे, तो उसके बारे में वो जो मेंबर है जो कि पहले क्या था, इसरो का एक साइंटिस्ट था या किसी दूसरे दूसरे कंपनी में एक साइंटिस्ट था, तो वो क्या करेगा, पार्लियामेंट को बता पाएगा कि हाँ इस फील्ड में हम लोग ऐसा ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इतना खर्चा इसमें होगा, हम लोग ऐसा करेंगे, इस फील्ड में जाने से ये फायदा होगा। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है जिससे हमको फायदा होगा। उसी तरीके से मान लो प्रेसिडेंट ने क्या किया, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है सेलेक्ट किया, तो इससे फायदा क्या होगा, तो अगर हमारा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्री की बेसिस पर कुछ नया प्रोग्राम लाना चाहती है, इंडस्ट्री के फील्ड में कोई नया चेंजेस लाना चाहती है, तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको हमारे प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया है, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को समझाएगा कि हाँ इंडस्ट्रीज के फील्ड में ये जो पॉलिसी है ये खराब पॉलिसी है, इनको हमको चेंज करना चाहिए, इसके बदले हमको ऐसा रूल लाना चाहिए जिससे हमारे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा, हमारे इंडिया का ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से जो है उसके एक्सपीरियंस का जो है हम लोग फायदा ले सकते हैं। उसी तरीके से राइटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, जैसे स्पोर्ट्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, तो उस समय जो है सचिन तेंदुलकर, आप लोगों ने आई होप सब इसका नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का नाम जो है सुना होगा। तो सचिन तेंदुलकर को जो है और बॉलीवुड की एक हीरोइन थी रेखा, इन दोनों को जो है राज्यसभा का मेंबर क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो सचिन जो है क्रिकेट की फील्ड से हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से हैं, तो उनको नॉलेज है कि इंडिया में अगर क्रिकेट को प्रमोट करना है तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरीके के मैच कराने चाहिए। जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक हो गया, उसके बाद आईपीएल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जो है उससे टैलेंट जो है बाहर निकलते हैं। उसी तरीके से रेखा को क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि बॉलीवुड भी क्या है आज के डेट में हमारे इंडिया को बहुत सारा पैसा कमा कर देती है, बहुत सारा जॉब क्रिएट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवी बनाने से सिर्फ किसी एक को फायदा होता है, उसके कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो वो बॉलीवुड की है और काफी सालों से काम कर रही, तो उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि दो पार्लियामेंट होने से, मतलब दो दो जो हाउसेस होने से जो है इतने सारे फायदे जो है होते हैं। The parliament thus benefit from their expertise, and the second advantage is that any proposed law is debated twice before the enact. इससे फायदा क्या होता है, हम लोग उनके एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई भी अगर नया रूल लाना चाहते हैं तो उस पर दोबारा क्या हो सकती है, डिबेट हो सकती है कि ये इस रूल में ये प्रॉब्लम है, इस रूल में ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, एक रिकमेंडेशन किया कि हम लोग क्या करेंगे, हर स्टेट में क्या करेंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है क्या करेंगे, हर 6 महीने में जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है स्पोर्ट्स जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ बड़ा स्पोर्ट्स का एरिना रखेंगे, मतलब एक स्पोर्ट्स डे रखेंगे 3 दिन का, और ये हर 6 महीने में होगा हर स्टेट्स में। इसमें एथलीट्स आएंगे, क्रिकेटर्स आएंगे, फुटबॉलर्स आएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो हिडन टैलेंट है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, क्योंकि हमारे इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, बस उनको रास्ता चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा होगा। तो ये आइडिया किसने दिया, सचिन ने दिया। कैसे पता चला उसको, क्योंकि उसने क्रिकेट के टाइम में, स्पोर्ट्स में अपना बहुत सारा टाइम किया है, तो उसको पता है कि रूरल एरियाज में जो है बहुत सारे टैलेंटेड लोग रहते हैं। तो ऐसा उन्होंने आइडिया दिया। तो एक इसका फायदा क्या हुआ, उनके एक्सपीरियंस का फायदा हुआ कि नहीं। उसके बाद अगर इनके आइडिया से किसी को प्रॉब्लम होगा तो इससे क्या कर सकते हैं, दोबारा डिबेट कर सकते हैं कि हाँ इस रूल में ये प्रॉब्लम है, 6 महीने के बजाय 3 महीने में कराना चाहिए। तो और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी अपना क्या करेंगे, अपना जो है एडवाइस जो है देंगे। तो इससे क्या होता है, कोई भी रूल जो बनता है वो क्या होता है, हमारे जो आम आदमी होते हैं उनके बेनिफिट के लिए जो है होता है, इंडियंस के बेनिफिट के लिए होता है। उसके बाद देखो, if you recall the law making process, you will remember that all laws are debated by both the houses before they approved.
अब देखो कोई भी अगर नया रूल हमारे इंडिया में लागू करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, लोकसभा से भी पास कराना पड़ता है, राज्यसभा से भी पास कराना पड़ता है, और वो भी बहुमत से, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाउस से पास हो गया तो पूरे कंट्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद इन दोनों से पास होने के बाद एक और काम रहता है और वो है प्रेसिडेंट का साइन। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक कोई भी चीज जो है लॉ नहीं बनती। सो अ लॉ कैन नॉट बी मेड इन हास्ट, किस मतलब जोश जोश में आकर या जबरदस्ती जो है एक हाउस ने कोई लॉ बना दिया तो उसको दूसरा हाउस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसको रोकेगा ये गलत है करके। तो दिस लेंथी प्रोसीजर हेल्प्स टू प्रिवेंट द फ्लॉड लॉ फ्रॉम द बीइंग पास्ड। इससे क्या फायदा होता है कि अगर एक सभा ने कुछ अगर गलत क्या कर दिया, कुछ गलत बिल ला दिया तो दूसरा सभा उसको क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। तो इससे एक परफेक्ट लॉ बनने में क्या होता है, हेल्प मिलता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट स्टेट लेजिस्लेचर हैव ओनली वन हाउस, द विधान सभा। इट इज नेसेसरी टू हैव द टू हाउसेस इन द स्टेट, इफ यस देन व्हाई। देखो बहुत सारे स्टेट्स, ऑलमोस्ट अभी मेरे को जितने याद आ रहे हैं 7 से लेके 8 हमारे इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जिस तरीके से सेंट्रल में 2 हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से स्टेट्स में भी 2 हाउस है। एक को बोलते हैं विधानसभा और एक को बोलते हैं विधान परिषद। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर दो दो सिस्टम चलते हैं, एक तो विधानसभा भी है और एक विधान परिषद भी है। तो ये बोल रहा है कि क्या 2 हाउसेस का होना कंपलसरी है। तो देखो आप इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ अच्छी बात है, और अगर आप थोड़ा सा सोचोगे पैसे को लेकर तो ये क्या है, खराब चीज है। क्योंकि अगर आप विधान परिषद बनाओगे तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, और वो सैलरी कहां से जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट से। तो इससे खर्चे क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कैसा है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी का जो अकेला पॉपुलेशन वो पाकिस्तान के भी पॉपुलेशन से ज्यादा है, 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसे स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ एक जो है, एक जो लेजिस्लेचर है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वहां पर क्या है, 2 लेजिस्लेचर है। उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कितना है, 2.5 करोड़ के आसपास है। तो 2.5 करोड़ के आसपास के लिए जो है एक विधान परिषद जो है, मतलब विधानसभा जो है वो सफिशिएंट है। अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी चाहेगा विधान परिषद बनाना तो क्या होगा, उनकी खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, ऊपर से उनके जितने भी काम करने वाले लोग होंगे उनका खर्चा, फिर उसके बाद जो विधान परिषद में जो लोग सेलेक्ट होकर आएंगे उनका खर्चा, और विधान परिषद में जो है जो मेंबर्स होते हैं ना उनका भी इलेक्शन डिफरेंट तरीके से होता है। जिस तरीके से राज्यसभा का सिलेक्शन होता है ना, वैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है किसका, विधान परिषद का। तो मेरे ख्याल से अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तब वहां पर 2 परिषद होना चाहिए, और अगर पॉपुलेशन कम है तो वहां पर जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्चा ज्यादा होता है। और पैसा सरकार अपने घर से तो लाती नहीं है, पैसा कहां से आता है, हमारे टैक्स से ही तो आता है ना। हम लोग अपना टैक्स देते हैं, जैसे जीएसटी देते हैं, जैसे आप फीस देते हो, एग्जाम फीस देते हो, जॉब के लिए फॉर्म भरते हो, तो जितनी भी चीजें होती हैं वो पैसा हम ही लोगों से तो जाता है ना। मतलब हमारे ही पैसा क्या होगा, वेस्ट होगा 2 हाउस करने से। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस रखो और अच्छे से खुश रहो। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस हिसाब से आप उस चीज को कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, कलेक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट द राज्यसभा प्रोसीडिंग एंड द डिस्कस देम इन द क्लास। अब राज्यसभा में किस तरीके से जो है क्या होता है, काम होता है। आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ो या गूगल में सर्च करो, आजकल तो गूगल सब चीज में है। आप सर्च करो कि राज्यसभा में जो है किस तरीके से जो है काम जो है होता है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग, फेडरल रूल क्या होता है। Many states come together, constitute the country, hence the constitution divide legislature power into 2 levels। देखो बहुत सारी, एक होता है देखो फेडरल होता है, एक फेडरल डेमोक्रेसी होता है, एक यूनियन डेमोक्रेसी होता है। तो हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है, और जो यूएसए है वहां भी डेमोक्रेसी है अमेरिका में, लेकिन वहां का जो डेमोक्रेसी है वो दूसरा टाइप का है। वहां पर क्या है, फेडरल रूल है। फेडरल रूल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स आपस में आते हैं और बोलते हैं कि हम सब कंबाइन होकर क्या करेंगे, एक कंट्री बनाएंगे। तो उसी तरीके से जो यूएसए है वहां पर 50 छोटे-छोटे राज्य हैं, और 50 छोटे-छोटे राज्य मिलकर आए और उन्होंने बोला कि हम 50 मिलकर क्या करेंगे, एक कंट्री का जो है फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए उसका नाम क्या बना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट से जो मिलकर बना होता है उसी को बोलते हैं यूनाइटेड। और वहां पर क्या होता है, फेडरल रूल में
स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर जो होती है बराबर होती है। इवन स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो भी क्या होती है, सेंट्रल से भी ज्यादा होती है। और वहां पर फेडरल में क्या होता है, जैसे आज के डेट में अगर कोई स्टेट चाहता है कि मेरे को अमेरिका से अलग होना है तो वो वहां से अलग हो सकता है। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, वो यूनियन डेमोक्रेसी है, यूनियन रूल चलता है। मतलब यहाँ पर कोई स्टेट अगर अलग होना चाहेगा, जैसे मान लो हमारे छत्तीसगढ़ बोलेगा कि हम इंडिया में नहीं रहना चाहते करके, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। कोई भी हमारे इंडिया का स्टेट अलग नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका में क्या होता है, फेडरल रूल होता है, वहां पर वो क्या कर सकते हैं, अलग वो जो है अलग हो सकते हैं। उसके बाद देखो, इनमें भी दोनों में इलेक्शन होते हैं, फेडरल में भी इलेक्शन होता है और यूनियन में भी इलेक्शन होता है। तो ये जो इलेक्शन ये दो तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ये सब जो होते हैं यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। और जबकि हमारे इंडिया में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उसको यहाँ का जो आम आदमी होता है जो 18 साल से ऊपर है वो डायरेक्ट वोटिंग करके सेलेक्ट करता है। और जैसे लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स का जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होता है। लेकिन राज्यसभा का मेंबर जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली चूज नहीं करते, उसको इनडायरेक्टली चूज करते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। उसके बाद देखो, the representative elected by the people of elected other the representative, for example the president of India is elected by the member of parliament and the state legislature who are elected by the people। जैसे डायरेक्ट इलेक्शन में कौन आएगा, जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग वोट डाल के सेलेक्ट करते हैं। जबकि हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसको चूज करने में हमारा डायरेक्ट हाथ नहीं होता है। हम लोग पहले क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर को चुनकर भेजते हैं, विधानसभा के मेंबर को चूज कर भेजते हैं, और ये लोग आगे चलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। मतलब हमारे द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव ही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमने तो डायरेक्टली नहीं किया, इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है बोलते हैं। आगे समझते हैं कंस्टिट्यूटिंग द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस तरीके से वहां पर मीटिंग्स वगैरह जो है अरेंज होती है। तो देखो एक टेबल में है राज्यसभा, दूसरे टेबल में है लोकसभा। नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, देखो यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं 250 और इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं 552। इसके बाद इलेक्टेड बाय द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, तो 250 में से 238 जो होती हैं उसको सीधे क्या करते हैं, जो स्टेट के जो विधानसभा होते हैं या यूनियन टेरिटरी के, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के लोग जो होते हैं, या वहां भी विधानसभा है ना, तो वहां से जो है क्या होते हैं 238 लोग चुनकर आते हैं और 12 लोग मैंने बताया था आपको कौन सेलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट। तो 238 आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, 12 लोगों को सिलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और इसमें जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है 550 का, और 2 लोगों को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है, यहाँ 2 लोगों का नॉमिनेशन जो है होता है। अगर कोई आदमी राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी एज जो है कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 इयर्स होनी चाहिए या 30 से ज्यादा जो है होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 साल क्या है, सफिशिएंट है। उसके बाद देखो, ये जो राज्यसभा होता है और जो लोकसभा होता है उसमें जो है मीटिंग्स जो होती हैं उसको बोला जाता है एनुअल सेशंस। तो यहाँ पर 3 सेशंस होते हैं, एक होता है विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड बजट सेशन। और द बजट सेशन इज इन 2 पार्ट्स। बजट सेशन जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। पहले बजट्स मतलब होता है कि इस साल हम लोग कितना खर्चा करने वाले हैं उसके बारे में लोगों को लोगों को नहीं, पार्लियामेंट को बताया जाता है। फिर वो काम रुक जाता है, फिर कुछ डिस्कशंस होते हैं, फिर बजट के सेकेंड पार्ट में फाइनलाइज होता है कि हाँ इतना खर्चा हमको इस साल हमारे देश में करना है करके। तो लोकसभा में भी 3 होंगे, विंटर, मानसून एंड बजट सेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आपके लिए एक मेरा एक होमवर्क है कि आप कमेंट करके बताना कि अभी हमारे इंडिया के जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है कौन है, और राज्यसभा के जो है वही जो होंगे वो क्या होंगे, राज्यसभा के जो अभी चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद देखो, जो लोकसभा होता है, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर, वो जो होता है वो वोटिंग के थ्रू क्या होता है, चूज होता है।
उसके बाद देखो ये अगला है कोरम। कोरम क्या होता है देखो, कोई भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए या कोई भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो है जितने लोगों की जो है आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरम। मतलब जब तक कोरम कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो वो राज्यसभा के लिए कितनी होती है, 1/10। तो राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने हैं, 250 हो सकते हैं। तो इसका जब आप 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 1/10 आएगा 25। मतलब जब तक राज्यसभा में 25 लोग प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होंगी। उसी तरीके से लोकसभा में कितने हैं, 552। इसका 1/10 करोगे तो लगभग लगभग कितना आएगा, 55.2। तो कोई पर्सन 0.2 तो नहीं हो सकता। तो मिनिमम कितने लोग चाहिए लोकसभा की मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, 56 लोग जो है चाहिए। और जब तक कि इतने लोग नहीं होंगे तब तक जो है क्या होगा, मीटिंग जो है स्टार्ट जो है नहीं होती है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, देखो प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं पार्लियामेंट के, 3 पार्ट्स। पहला लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। द प्रेसिडेंट कन्वेंसेस द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। पार्लियामेंट में क्या आता है, दोनों पार्लियामेंट को कंट्रोल करने का अल्टीमेटली काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और जो लोकसभा होता है ना उसको डिसॉल्व भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, लोकसभा जो होती है वो हर 5 साल में या उससे पहले क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। मतलब 5 साल के पहले इलेक्शन जो है हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन जो राज्यसभा होता है वो कभी भी डिसॉल्व जो है नहीं होता। राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं हर 2 साल के गैप में क्या होते हैं, वो जो है रिटायरमेंट उनकी होती रहती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी कितने भी बार राज्यसभा का मेंबर बन सकता है और कोई भी आदमी कितने भी बार लोकसभा का मेंबर बन सकता है, बस उसको जितनी वोट चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। तो लोकसभा को ही डिसॉल्व कर सकता है, याद रखना, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। बट द प्रेसिडेंट यूजुअली टेक्स दिस डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज प्रेसिडेंट सुबह उठे और उनको मन किया कि चलो लोकसभा को आज डिसॉल्व कर देते हैं, कल इलेक्शन करवाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो सब चीज किसके अंडर में होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है, जिसको MOU बोलते हैं शॉर्ट में, MOC, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जब प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि हाँ सर आप लोकसभा को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा को जो है डिसॉल्व कर सकता है, अपने मर्जी से नहीं कर सकता। देखो कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर पूछ रहा है। द इलेक्शन टू विच हाउस रिक्वायर एक्सटेंसिव कैंपेनिंग विथ वोटिंग टेकिंग प्लेस इन एवरी नेबरहुड्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द इलेक्शन टू विच, यहाँ पर आपको टेबल 13.1 को यूज करना है। कौन सा टेबल, 13.1, ये जो आपको दिया है ना 13.1, इस टेबल को आपको यूज करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इलेक्शन टू विच हाउस रिक्वायर एक्सटेंसिव कैंपेनिंग। तो कौन से हाउसेस के इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो जिस जिस हाउस में मेंबर्स का सिलेक्शन डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू होता है उसी के लिए। और डायरेक्टली वोटिंग किसके लिए होती है, लोकसभा। तो लोकसभा के लिए क्या होता है, एक्सटेंसिव कैंपेनिंग जो है होती है। देखोगे आप लोग अपने एरियाज में जो है बहुत सारे जो है मिनिस्टर्स लोग आते हैं और वोट की अपील करते हैं कि हमारे पार्टी को वोट देना, हमारे पार्टी को जो है वोट देना करके। What is the minimum age of candidate to be become a लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर। तो लोकसभा का बनने के लिए 25 साल से ऊपर और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल से ऊपर की जरूरत पड़ती है। Which house has most number। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा नंबर से कितना, 552। What is the reason for the difference। ऐसा रीजन का डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि देखो जो लोकसभा होता है उसमें हर एरिया के रीजन के लोगों को ध्यान दिया जाता है, जबकि राज्यसभा में स्टेट को ध्यान दिया जाता है, स्टेट कितनी बड़ी कितनी छोटी है। तो राज्यसभा में मेंबर का सिलेक्शन होता है वहां के पॉपुलेशन के बेसिस पर, इतना पॉपुलेशन पे इतना, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा के लिए 11 सीट है और राज्यसभा के लिए 5 सीट है, क्योंकि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन कम है। तो इसीलिए जितनी वहां पर विधानसभा की सीटें होती हैं उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा की मेंबरशिप डिसाइड होती है कि इस साल मतलब छत्तीसगढ़ से इतने लोग आएंगे, MP से इतने आएंगे, वहीं यूपी से 40 लोग जाते हैं। कहां से, 40 या 80 लोग ऐसे कुछ हैं जो कि कहां से जाते हैं, वो यूपी से जाते हैं, क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मेंबर कहां पर होते हैं, लोकसभा, और सबसे कम मेंबर कहां पर है, राज्यसभा में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं।
इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्लियामेंट के पावर क्या होते हैं, फंक्शंस जो है वहां पर जो है कैसे होता है, कि काम वहां पर कैसे होती है, मीटिंग कैसे स्टार्ट होती है, किस तरीके से वोट होता है, किस तरीके से किसी बिल को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से किसी बिल को जो है रिजेक्ट करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।